लेकिन जिस सोसाइटी को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं या हम लोग जिस सोसाइटी से आते हैं वहाँ पर बामन मिश्राम की एक पहचान है, वहाँ पर प्रकाश जी की भी एक पहचान है और उनकी जो आइडेंटिटी है वो सर्टेन कम्युनिटी को ज़रूर रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो अगर ये पार्टियाँ उनको अपने साथ जोड़ेंगी तो इन्हीं का भला होने वाला। ये कहते थे ना अच्छे दिन आएंगे, तो मुझे लगता है कि वो जब कहते थे अच्छे दिन आएंगे तो उनका हाथ उसकी तरफ रहता था। हम लोग गलत, जनता ने उसको गलत समझ लिया। वो अपने अच्छे दिन की बात कर रहे थे, आम जनता के अच्छे दिन की बात नहीं कर रहे थे। कमियां तो हमारे अंदर थी ना कि भाई है, मतलब आज भी है कि हम अपना कोई संगठन मजबूती से खड़ा नहीं कर पाए। जो सोशल जस्टिस के छोटे दूसरे संगठन, मान लीजिए आरजेडी है, बसपा है, समाजवादी पार्टी है, जेडीयू है, वहाँ पर उधर स्टालिन है, ये सब लोग आखिर अपना विस्तार इतना क्यों नहीं कर पाए हैं कि सब लोग इनके साथ जुड़े। इसलिए क्योंकि मैं जितना जानता हूँ अखिलेश जी की हैसियत नहीं है कि वो आजम खान को इग्नोर कर दें। मैं आपको ये बता रहा हूँ, उनकी हैसियत नहीं है। और अगर वो आजम खान को इग्नोर करते हैं तो अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारते हैं। 2024 का चुनाव है और उससे पहले 5 राज्यों के चुनाव हैं। इस बार दलित और मुस्लिम यानी बहुसंख्यक समाज क्या करने वाला है? क्या हो रहा है? 10 साल होने को आया है। इन 10 सालों में बहुसंख्यक समाज के साथ क्या हुआ वो तो समझने लगे हैं ना लोग। हाँ। देखिए, शुरू में जब ये सरकार आई थी 2014 में, तो उस समय कई तरह के झांसे दिए गए थे। महंगाई है जी, बेरोज़गारी है, पेट्रोल का दाम बढ़ गया, डीजल का दाम बढ़ गया। ये आए, इन्होंने वही किया। तो ये चलिए, सामान्य नागरिक जो इस देश का है उसके लिए कॉमन एजेंडा है, बेरोज़गारी है, महंगाई है, उसका असर दलितों पर भी पड़ना है, बहुजनों पर भी पड़ना है। पर जो ख़ास करके आप देखेंगे इस दौर में, जो इन वर्गों के स्पेसिफिक मुद्दे हैं, दलितों की पिटाई हुई, कई जगह पर हुई। जो आरक्षण का मामला है उसको डाइल्यूट करने की कोशिश इस सरकार ने की, कई बार की, लगातार हो रहा है। आज मैं आपको आपके चैनल पे कह रहा हूँ, आज जाकर कमीशंस की स्थिति क्या है, SC ST OBC कमीशंस जो इन वर्गों की सुरक्षा के लिए बनाए गए थे वो कितने कारगर साबित हो रहे हैं वो भी सबके सामने है। आज तक OBC कमीशन में अभी पिछले 1.5 साल होने को आया है, चेयरमैन की नियुक्ति हो गई, मेंबर्स नहीं है। दलितों और मुसलमानों के क्या अच्छे दिन आए? दलितों और मुसलमानों के अच्छे दिन तो बिल्कुल भी नहीं आए। और जिनके लिए, और ख़ास करके आप देखिए जो नारा इन्होंने दिया था, बिल्कुल भी उन नारों के ऊपर ये नहीं खरे उतरे। और ये कहते थे ना अच्छे दिन आएंगे, तो मुझे लगता है कि वो जब कहते थे अच्छे दिन आएंगे तो उनका हाथ उसकी तरफ रहता था। हम लोग गलत, जनता ने उसको गलत समझ लिया। वो अपने अच्छे दिन की बात कर रहे थे, आम जनता के अच्छे दिन की बात नहीं कर रहे थे। और ख़ास करके दलित और मुसलमानों के अच्छे दिन तो बिल्कुल भी नहीं आए इस दौर में। उनको निरंतर पीछे धकेला गया है, उनके हक, हुकूक और अधिकार उनसे छीने गए हैं, उनको हाशिए पर दोबारा से लाने की कोशिश हुई। एक चीज़ बताइए, EWS रिजर्वेशन लागू किया गया इस सरकार के तहत, और EWS आरक्षण का नाम जो रखा गया कि आर्थिक आधार पर आरक्षण है, क्या है सच्चाई? जो आरक्षण SCs के लिए है, जो आरक्षण STs के लिए है, जो आरक्षण OBCs के लिए है, वही आरक्षण ये भी है। यहाँ पर भी जातियाँ तय हैं। यहाँ पर दलित, पिछड़ा समाज का व्यक्ति उस EWS आरक्षण का भागीदारी नहीं कर सकते, क्योंकि जबकि नाम क्या दिया गया, आर्थिक आधार पर आरक्षण है। तो और आपको मैं बताऊं, इंस्टीट्यूशंस के अंदर, मैं चूँकि टीचिंग कम्युनिटी से हूँ, आज के दिन मैं दिल्ली विश्वविद्यालय में पढ़ाता हूँ। दिल्ली विश्वविद्यालय का हॉस्टल, अभी 5 दिन पहले एक हॉस्टल का एक आया है, लिस्ट आया है, उसमें SC ST EWS का रिजर्वेशन है, OBC का रिजर्वेशन नहीं। अब आप सोचिए, जो EWS का आरक्षण अभी साल भर पहले 2019-20 में आता है और OBC का आरक्षण बहुत पहले से आया, वो लागू नहीं हुआ, EWS का लागू हो गया। तो ये सब कुछ इस देश का जो 85% 90% आबादी, वो इन सारे खेल को समझने लगा है। दलित और मुस्लिम जो है किस तरफ जाने वाले हैं? ऑब्वियस है, उनकी रक्षा कहाँ होगी? उनके हक, हुकूक और अधिकार कहाँ पर बचेंगे? जो लड़ाइयाँ दलित समाज ने या मुस्लिम समाज ने लड़कर अपने लिए हासिल की, इन 10 सालों में वो खोया है। तो अगर वो खोया है तो दोबारा कोई भी, अब वो इतना मूर्ख भी नहीं रह गया, वो इतने अनपढ़ नहीं रह गए, वो समझते हैं उनके साथ क्या दिक्कतें हैं, उनके साथ क्या, उनका क्या छीना जा रहा है, वो अब समझते हैं। जो साजिशें की जाती हैं, इनका जो चैनल, जैसे आप लोग सोशल मीडिया वाले हैं, इनसे काफ़ी साजिशें टूटी हैं, लेकिन जो ये राष्ट्रीय चैनल हैं, सो कॉल जो राष्ट्रीय चैनल अपने कहते हैं, मुख्य धारा के जो चैनल हैं, इन्होंने हमेशा इस देश के समाज, इस देश के दलित और मुसलमानों के साथ जो है साजिशें करी है, उनके विमर्श को बदला है, ऐसे विमर्श उनके ऊपर थोपे गए जिनसे उनका कभी भला नहीं हो सकता। तो वो अब लोग समझने लगे, उसमें आप लोगों की बड़ी भूमिका है। और जब समझने लगे हैं तो उनको ये भी पता होगा कि अब उनको किसका चयन करना है।
तो ये आशा, ये सरकार के साथ तो कम से कम ये समाज मुझे नहीं लगता जाने किसका चयन करेगा? वाला। जो भी है इसके अब तो देखिए, पहले ये कह देना कि एक्स पार्टी वाई पार्टी का करेगा वो तो मुद्दा रह नहीं गया है, क्योंकि ऑलमोस्ट जो कमिंग इलेक्शन है वो पोलराइज है, टू साइड्स हैं उसके। एक तरफ इंडिया गठबंधन है और दूसरी तरफ एनडीए गठबंधन है। वो इंडिया गठबंधन जिसमें दलित लीडर या मुस्लिम लीडर, उनको जो है अनदेखा किया जा रहा है, उनको शामिल नहीं किया जा रहा है। बिल्कुल, देखिए ये दिक्कतें तो है ना, लेकिन आप एक चीज देखिए, जो सोशल जस्टिस वाली जितनी पार्टियां हैं वो चाहे किसी भी वजह से उनको अल्टीमेटली कहाँ जाना पड़ेगा, इंडिया गठबंधन के साथ वो जा रहे हैं, एक अंडरस्टैंडिंग सी वैसी। बिना शर्तों पे नहीं, ये गलत है। ये उनको ये शर्तें तय करवानी होंगी और उनको ये तय करवाना होगा कि आप, हम लोग नाराज हैं एक जगह से, मान लीजिए एक दल से नाराज है, एनडीए से एक नाराजगी है, तो उस नाराजगी की भरपाई इधर होगा कि नहीं, ये शर्तें तय करानी होंगी। लेकिन अब रास्ता, चूंकि अब इनको 10 साल देख लिया ना, इनको और 5 साल आप मौका नहीं दे सकते। तो अब आपके पास एक मौका है कि हम इनको बदलें, लेकिन इनको बदलें तो वो अपनी शर्तों के साथ बदलें, जो उनके हमारे हक और हुकूक हैं, हमारे अधिकार हैं, जो इनके टाइम पर छीना गया वो दोबारा से वहाँ पर हमें मिलेगा कि नहीं, ये सारी चीज़ें पहले से तय हो जानी चाहिए। जो एजेंडा, जैसे मान लीजिए कि क्या है, कॉमन मैनिफेस्टो बनेगा ना, उस कॉमन मैनिफेस्टो से वो सारी चीज़ें रिप्रेजेंट होनी चाहिए, उसमें दिखनी चाहिए कि आप आओगे तो हमारे लिए क्या करोगे। ठीक है, दूसरी चीज़, एक चीज़ मैं बताऊं, आप जो सवाल पूछ रहे हैं उसका अगर एग्जैक्ट आंसर दूं तो हमें तो कहना चाहिए कि अलग से हम करें, लेकिन दिक्कत क्या है कि हमारे पास वो चीज़ है नहीं ना। आपके पास ऑप्शन ही 2 बच गए। अगर और ऑप्शंस होते जहाँ पर कंप्लीट जो सोशल जस्टिस से जुड़े हुए लोग हैं, जो दलित माइनॉरिटीज के लोग हैं, उनका कोई ऐसा एक रिप्रेजेंटेशन होता, तब तो आप क्लियर कट उधर जा सकते थे। अभी दिक्कत हमारी क्या है कि हमको 2 ही जगह जाना है। तो मतलब आप कह सकते हैं कि एक अच्छा और एक थोड़ा सा उससे बुरा वाला स्थिति में। प्रोफेसर साहब, बहुत दिनों से मूवमेंट चल रहा था, SC, ST, OBC एंड माइनॉरिटी मिलकर सरकार अपनी बनाए, जिसकी संख्या भी अब तो स्पष्ट हो गई है बिहार की जनगणना के बाद। तो क्यों ये मूवमेंट मतलब सफल क्यों नहीं हो रहा? बार बार फिर कांग्रेस के शरण में क्यों जा रहे हैं लोग? नहीं, देखिए, अभी क्या है ना, मैं आपको बता रहा हूँ, शुरुआती दौर में जब जाति जनगणना की बात होती थी, जिसकी अभी बिहार ने किया और लोगों के सामने आया, तो जिनके लिए जनगणना की जा रही थी वही लोग कहते थे कि अरे ये इसकी क्या ज़रूरत है, इससे जाति भेद बढ़ेगा। जो बात देखिए क्या होता है ना, जो विमर्श खड़ा किया गया है ना, हमारा समाज उसी तरफ जाता है। उनको अपनी तरफ से जो समझदारी विकसित होनी चाहिए कि इन विमर्शों, जो खास करके मैंने कहा अभी पहले कि भाई राष्ट्रीय मीडिया जिन विमर्शों को खड़ा करके हमारे लोगों के मस्तिष्क में भर दिया गया है, वो पहले उनके अंदर से निकले तो अभी तो अगले कदम की ओर जाएंगे। हम अभी बहुत पीछे हैं। अभी मैं कह रहा हूँ, मैं पिछले विधानसभा चुनाव के दौरान मैं उत्तर प्रदेश के कई गाँव में घूम रहा था, और जब मैंने लोगों से सवाल किए कि जाति जनगणना होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए, तो जो लोग SC, ST, OBC समाज के लोग थे वो कह रहे थे कि नहीं ये बहुत बेकार है, इससे तो हमारा जो है हम जाति भेद बढ़ेगा, ये बढ़ेगा। जब उनको समझाया गया कि ये क्यों होना है, और इससे जो है ना, हमारे देखिए क्या है, शासन की एक पद्धति है, इस सरकार की एक शासन की पद्धति है, पिछली सरकारों ने भी किया है कि भाई फूट डालो और शासन करो। अब फूट डालने के लिए क्या है, एक विलेन खड़ा करना पड़ता है। आप देखोगे खास करके अभी बीजेपी का लास्ट 10 ईयर्स का अगर उठा के देखोगे तो उत्तर प्रदेश जाएंगे, सारा हक यादवों ने मार लिया, हरियाणा जाएंगे जाट खराब है जी, महाराष्ट्र में जाएंगे तो मराठियों को खराब। तो ये एक तरीका बना लिया कि एक को खड़ा कर दो, एक विलेन खड़ा करो, बाकी लोग उसके खिलाफ अपने आप खड़े हो जाएंगे। प्रोफेसर साहब, अभी जो है राहुल गांधी झंडा उठा के घूम रहे हैं कि OBC समाज और जिसकी जितनी संख्या बारी उतनी उसकी हिस्सेदारी, मगर मध्य प्रदेश में जब टिकट दिए गए हैं उसमें OBC समाज को टिकट नहीं दिया गया, और मुस्लिम 7% मध्य प्रदेश के अंदर है, केवल 2 सीटों पर मुसलमानों को टिकट दिया गया। बिल्कुल, एक चीज़ देखिए, ये चीज़ें सबको समझनी होगी, कांग्रेस को भी समझनी होगी, दूसरे दलों को भी समझनी होगी कि जुबानी जमा खर्चा का समय चला गया है। आप बहुत दिन तक बेवकूफ़ नहीं बना सकते। अब गांव-गांव में मोबाइल है, गांव-गांव में सूचनाएं पहुंच रही हैं, लोग जानते हैं कि उनके साथ उनके लिए अच्छा क्या है और बुरा क्या है। आप अगर बात देखो, और इससे लोग ज़्यादा नाराज़ होते हैं। इस चीज़ को भी कांग्रेस पार्टी को भी ये ध्यान रखना चाहिए। इससे लोग आप या तो एकदम विरोध में खड़े रहो तो लोग एक्सेप्ट कर लेंगे कि भाई आप हमारे विरोधी हो, लेकिन आप ये सोचोगे कि मैं खाली बोल दूं, जैसे इनका एक रायपुर अधिवेशन हुआ, रायपुर अधिवेशन में इन्होंने डिसीजन किया कि 50% जो है रिप्रेजेंटेशन कांग्रेस के जो संगठन है उसमें हम देंगे। आप अगर नहीं दोगे, और वो रिप्रेजेंटेशन टिकट में भी दिखना चाहिए और संगठन में भी दिखना चाहिए,
अगर आप नहीं दोगे तो बहुत दिन तक ये समाज आपके साथ खड़ा नहीं होगा। ठीक है, मजबूरी होती है, जैसे अभी मैं बार बार एक चीज़ कह रहा हूँ, मजबूरी है, आपके पास 2 ही दल चयन करने के लिए बचे हुए हैं। ये हमारी कमियां हैं, SC ST OBC दलित माइनॉरिटी की ये कमियां हैं कि हम अपना संगठन, अपनी पार्टी खड़ा नहीं कर पाए। लेकिन बहुत दिन तक ये रुका रहेगा ऐसा नहीं है। जिस दिन ये जाति जनगणना के आंकड़े नेशनल लेवल पे आ गए, आपको मैं बता रहा हूँ, बहुत तेजी से ऐसे संगठन खड़े होंगे जो SC ST OBC की कंप्लीट कहेंगे, ओपन में आकर कहेंगे कि मैं इन्हीं पार्टियों, इन्हीं लोगों का नेता। अच्छा, एक तरफ NDA और इंडिया है, जिसमें जो है ना दलितों की लीडर्स को नहीं लिया, मुस्लिम लीडर्स को नहीं लिया। क्या लगता है आपको कि बदरुद्दीन अजमल, असदुद्दीन ओवैसी, मायावती, चंद्रशेखर और भी जो है मुस्लिम दलित लीडर हैं, उनकी पार्टी है, उनको एक साथ एकजुट होकर थर्ड फ्रंट बनाना चाहिए, कोशिश करना चाहिए? देखिए, मायावती जी वाला तब जहाँ तक मुझे लगता है कि वो शायद अपनी स्वेच्छा से नहीं जुड़ी हैं। बाकी 2 लोगों का है कि भाई अभी वो चाहते हैं या नहीं, उनके बीच क्या अंडरस्टैंडिंग हुई है। आपको क्या लगता है होना चाहिए ये? लेना चाहिए, क्यों नहीं लेना चाहिए? हाँ भाई एक चीज़ बताइए, जब आप एका की बात कर रहे हैं और हम खास करके वो क्या सोचते हैं हमें नहीं मालूम, लेकिन एज ए SC ST माइनॉरिटी की बात करने वाले हम लोग जो हैं, उनके हिसाब से तो इनको लेना पड़ेगा ना भाई। जो हमारे वॉइस हैं ये लोग, तो इनको अगर आप शामिल नहीं करोगे तो हम कैसे मानेंगे कि आप हमें शामिल कर रहे हो, या वो जनता कैसे मानेगी कि आप हमें शामिल कर रहे हो? हाँ, अब देखिए 1-2 दिक्कतें हैं। जैसे मान लीजिए कि अगर BSP को कहा गया होगा, मुझे नहीं मालूम, जो चर्चाएं आती है कि उनसे प्रयास किया गया उनको जोड़ने की, अब वो स्वेच्छा से नहीं आती हैं, फिर तो वो उनका चयन है। लेकिन अगर कोई शामिल होना चाह रहा है और ये पार्टियां किसी वजह से शामिल नहीं कर रही हैं, फिर तो उनको अपना कोई न कोई रास्ता पकड़ना पड़ेगा। कई पार्टियां बयान दे रही हैं कि हम तो इंडिया का पार्ट बनना चाह रहे थे, हमें पूछा ही नहीं गया। ऐसे में वो पार्टी अगर मैदान में आएंगी तो डिवीजन तो वोट का होगा। हाँ, होगा। तो ये बात क्या कांग्रेस नहीं समझ रही कि डिवीजन होगा? देखिए, अभी क्या है ना, ये एग्जैक्टली अब कांग्रेस का, चूंकि हम लोग मैं कांग्रेस का तो नहीं हूँ प्रवक्ता कि मैं वो क्या सोच रहे हैं, लेकिन कोशिश ये होनी चाहिए, क्योंकि अगर हमारा समाज आज ये मानने लगा है कि जो प्रेजेंट गवर्नमेंट है वहाँ हमारी सुरक्षा नहीं है, तो हम लोग तो चाहेंगे ना कि भाई ऐसा कोई जो गठबंधन बन रहा है उसमें वो सारे वॉइसेस शामिल हों जो हमारे समाज को रिप्रेजेंट करते हैं, हमारी आवाज़ उठाते हैं। और अगर उनको लिया जाएगा तो अभी से समाज खुश होगा, वो समाज आपके साथ जुड़ेगा। नहीं लेंगे तो नाराजगी तो रहनी है, उसमें शक शुबा कुछ नहीं है। वामन मेश्राम हैं, प्रकाश अंबेडकर हैं, असदुद्दीन ओवैसी हैं, नो डाउट ये अपने समाज की वॉइस तो है, आवाज तो है, बिल्कुल। तो इनको बिल्कुल नहीं पूछना। बाकी जो दल गए हैं वो भी इसी समाज के पार्ट और हैं, क्या इनको पैरवी नहीं करनी चाहिए? जैसे अखिलेश जी है, तेजस्वी जी है, इनको चाहिए कहना कि भाई लोगों को लाइए। आपसे मैं पूछ रहा हूं, चूंकि आप समाज में लगातार सक्रिय है, क्या समाज में आवाज उठ रही है कहीं भी कि भाई इनको भी शामिल करो? देखिए, पॉलिटिकल पार्टीज क्या कर रही है, उनको करना क्या चाहिए, वो तो हम लोग उसकी जिम्मेदारी नहीं ले सकते। लेकिन जिस सोसाइटी को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं या हम लोग जिस सोसाइटी से आते हैं, वहाँ पर वामन मेश्राम की एक पहचान है, वहाँ पर प्रकाश जी की भी एक पहचान है, और उनकी जो आइडेंटिटी है वो सर्टेन कम्युनिटी को जरूर रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो अगर ये पार्टियां उनको अपने साथ जोड़ेंगी तो इन्हीं का भला होने वाला है, और प्रकारांतर से हम लोगों का भला होगा, क्योंकि हम आज कम से कम ये स्थिति में है। शायद ये कितने हम लोग सही साबित होंगे ये तो वक्त बताएगा, लेकिन आज जो सिचुएशन है उसमें हमारे पास ये दिक्कत है कि भाई हमारे पास 2 ही ऑप्शंस बन रहे हैं। तो दूसरे ऑप्शंस में अगर हम लोग इस संगठन से आज के डेट में जो सरकार है उससे नाराजगी है लोगों के अंदर, तो आपके पास दूसरा ऑप्शन बचता है। तो हम तो चाहेंगे कि वहाँ वो जितना मजबूत हो पाए। लेकिन कहा तो जा रहा है कि अगर ओवैसी को शामिल कर लेते हैं दाढ़ी टोपी वाले को, तो मुझसे जो हिंदू वोट है वो कट जाएगा, वोट नहीं देगा। ये तो उनकी कमियां हैं। अगर आप समाज को ये समझा ही नहीं पा रहे हो फिर तो मुश्किल है ना। ये काम किसका था? एज ए लीडरशिप उनकी जिम्मेवारी थी ना कि आप उस समाज को इतना प्रबुद्ध कर पाते कि ये कोई खाली दाढ़ी और टोपी लगा लेगा तो उसे दूसरा धारा बिल्कुल खिलाफ चला जाएगा। तो जो परवरिश होनी चाहिए, जो शिक्षा होनी चाहिए उस समाज की नहीं कर पाए ना, तो जिम्मेवारी तो उनकी भी तो ऐसा। लेकिन एक सवाल ये भी बनता है कि या वो लोग मुस्लिम का वोट लेना चाह रहे हैं या मुस्लिम का जो नहीं चाहते कि उसके कोई नेता आगे बढ़े। नहीं, ये चीज़ तो खैर मेरी समझदारी से तो नहीं है कि देखिए किसी के एक चीज पॉलिटिक्स का एक तरीका है, ये हम सब लोग जानते हैं, कोई नया नहीं है। कोई किसी को आगे बढ़ना नहीं देना चाहता। वो मुस्लिम होता तो भी, हिंदू होता तो भी, एक्स जाति का होगा तो भी, वाई जाति का होगा तो भी, ये तय है। ऑप्शन को सीमित क्यों कर दिया गया कि तुमको ए और बी में ही चुनना, सी सोच भी नहीं सकते हैं? नहीं सीमित, देखिए इसमें हम लोग की कमी है।
ये कोई भी पॉलिटिकल संगठन है, वो किसी और व्यवस्था को या किसी और संगठन को खड़ा होने देना नहीं चाहिए, चाहे कोई भी हो। कल हो सकता है हम आप भी एक पार्टी बनाएं तो हम चाहेंगे कि हमारी पार्टी रहे, बाकी पार्टियों की जिम्मेदारी आप और हम नहीं लेंगे। कमियां तो हमारे अंदर थी ना कि भाई है, मतलब आज भी है कि हम अपना कोई संगठन मजबूती से खड़ा नहीं कर पाए। जो सोशल जस्टिस के छोटे दूसरे संगठन, मान लीजिए आरजेडी है, बसपा है, समाजवादी पार्टी है, जेडीयू है, वहाँ पर उधर स्टालिन है, ये सब लोग आखिर अपना विस्तार इतना क्यों नहीं कर पाए हैं कि सब लोग इनके साथ जुड़ पाए? ये उनकी कमियां हैं। उत्तर प्रदेश से मामला है, आजम खान है समाजवादी पार्टी के नेता हैं जिन्होंने 2019 में रामपुर, संभल, मुरादाबाद ये लोकसभा सीटें जिताई। यहाँ पर जो है उस उत्तर प्रदेश में यादव परिवार, जो अखिलेश यादव का परिवार था, वो भी हार गया था। उसके बावजूद दोनों मीटिंग थी, उन दोनों मीटिंग में आजम खान कहीं नजर नहीं आए। इस पर आप क्या समझते हैं? देखिए कौन सी दोनों मीटिंग? मुझे अभी जो इंडिया गठबंधन की दोनों मीटिंग हुई थी बेंगलोर में और फिर उसके बाद मुंबई में, वहां पर आजम खान को नहीं बिठाया गया। एक चीज और बताता हूँ, खाली आजम खान का नहीं, आपको मैं एक चीज और यहाँ ध्यान से सुनिएगा। आरजेडी के साथ, चीफ के साथ जाने वाले कौन लोग हैं? ये लोग सोशल जस्टिस की बात करते हैं। जेडीयू नीतीश कुमार जी के साथ इर्द गिर्द कौन दिख रहे हैं, वो कौन लोग हैं, वो आप चेक कर लीजिएगा। ये दरअसल एक बड़ी दिक्कत है कि जिनका वोट लेना है उनको ये लोग ये मानकर चलते हैं कि ये तो आएंगे ही। ये बड़ा एक जो खराब सा कंसेप्ट है, इसलिए सोशल जस्टिस की पार्टियां उभर नहीं पाती। आप एक चीज देखोगे, तेजस्वी जी के इर्द गिर्द दिखने वाला व्यक्ति कौन है? तो सब जगह है, खाली इस वजह से नहीं कि कोई आजम खान जी मुस्लिम है इसलिए, क्योंकि मैं जितना जानता हूं अखिलेश जी की हैसियत नहीं है कि वो आजम खान को इग्नोर कर दें। मैं आपको ये बता रहा हूँ, उनकी हैसियत नहीं है। और अगर वो आजम खान को इग्नोर करते हैं तो अपने पैर पे कुल्हाड़ी मार रहे हैं। ये उनके वो देखिए, खाली एक जाति का या एक तरह के वोट से तो उनकी चुनावी राजनीति चलनी नहीं है। पर पता नहीं एक कहीं न कहीं हमारे जो नेता हैं, खास करके सोशल जस्टिस के लीडर, आप सब देखिए ना, मायावती जी के यहाँ सबसे करीबी व्यक्ति कौन है? जो व्यक्ति है वो सोशल जस्टिस का आदमी नहीं है। तेजस्वी जी का सबसे करीबी व्यक्ति जो है वो सोशल जस्टिस का आदमी नहीं, भले भाषण देता हो कितना भी। या अखिलेश जी के यहाँ जो लोग काम कर रहे हैं वो जो करीबी लोग हैं उनके, जिसको कहते हैं वो किचन कैबिनेट जिसको कहा जाता है, उस किचन कैबिनेट में सोशल जस्टिस के लोग नहीं रहते। तो एक दिक्कत क्या है कि वो ये मान कर चलते हैं कि ये वोट तो हमारा है ही, मुस्लिम कहाँ जाएगा जी, यादव कहाँ जाएगा, फलाने कहाँ जाएंगे, उनको औरों को कैच करना है। प्रोफेसर साहब नाम लेने में बच रहे हैं, लेकिन इशारे में आपने कह दिया, आम लोग पता नहीं समझेंगे, लेकिन क्या ये कहा जाए स्पष्ट रूप से कि सामंतवादियों के घेरे में ये सारे दल के लोग हैं? सर लगातार देखिए, जब ये खड़ा होता है संगठन, ये सारे सोशल जस्टिस वाले संगठन जितने खड़े होते हैं वो शुरुआत करते हैं सोशल जस्टिस से, और जब ये संगठन अपना विस्तार कर लेता है और सत्ता हासिल कर लेता है, सत्ता हासिल करने के बाद इनके करीबी कौन होते हैं उस पर नज़र हमारे समाज के लोगों को रखनी चाहिए। मैं ये चीज़ें तो ओपन में कह रहा हूँ, लगातार कहता हूँ। नाम किसी इंडिविजुअल का लेके उसको आप हाईलाइट ही करते हैं, इसलिए मैं नाम नहीं ले रहा हूँ। लेकिन ये अच्छा, इसमें एक चीज़ और जो दिखता है कि हमारे समाज के जो लीडर्स हैं उनका शायद कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंस की कमियां दिखती हैं उसमें, कि आपको अपने लोगों के ऊपर भरोसा नहीं। एक चीज़ मुझे बताइए, प्रोफेसर सोशल जस्टिस वाली कम्युनिटी में प्रोफेसर नहीं है क्या? बहुत अच्छे प्रोफेसर, आप बात तो करके देखिए। जो और वो जो होता क्या है ना, एक जब ये कहा जाता है, आप लोग शायद कबीर का नाम सबने सुना होगा। जब कबीर ने शुरू किया सारी चीज़ें और चोट पहुंचनी शुरू हुई, दोनों धर्मों को लगातार डायरेक्टली चुनौती दे रहे थे, कर्मकांड और अंधविश्वास को, और फिर उनका एक पंथ खड़ा हुआ कबीर पंथ। तो जब देखा कि कबीर पंथ से डायरेक्टली नहीं लड़ सकते ना, तो लोग कबीर पंथ में शामिल होने लग गए। कौन? जो विरोधी थे। और शामिल होकर उनसे, मान लीजिए क्या है, शामिल हुआ, एक विश्वास जीता, उस कबीर पंथ के लोगों का विश्वास जीता, और फिर कबीर पंथ की दिशा मोड़ दी, पूरे थॉट प्रोसेस को डैमेज कर दिया, मोड़ दी। तो अभी क्या हो रहा है, बसपा के साथ क्या हुआ है? जब लगा कि बसपा, देखिए मैं ये कह रहा हूं, एक बड़ी संभावना थी कि इस देश में बीजेपी और कांग्रेस के पास एक ऐसी पार्टी उभर कर खड़ी हुई थी जिसका पूरे देश में वोट बैंक था, वो थी बसपा। और एक बड़ी संभावना जो मैं कह रहा हूं कि मायावती जी को लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे कि इस देश की प्रधानमंत्री बनेंगी। आसान कितने, मतलब 10 से 12 साल के अंदर पूरा खेल बदल दिया गया। आज उनकी ये हालत ये है
कि वो जिस प्रदेश से उठ के खड़ी हुई थी वहाँ पर एक एक विधायक के रूप में सिमट गई है, जहाँ पर उन्होंने आज से 10-12 साल पहले राज किया है। मगर वहाँ पर ये भी तो हुआ है, जिस दलित वोट और मुस्लिम वोट को जो है लेकर जो है बीएसपी जीतती थी, अब वो दलित तो भाजपा ही हो गया, अब तो वो जो है भाजपा का झंडा लेकर घूम। क्यों हुआ? ये सवाल खाली दलितों से पूछेगा, उनके नेताओं से नहीं पूछेगा भाई। उन नेताओं से भी तो पूछना पड़ेगा कि आपने ऐसा क्या किया कि आपको लोगों ने छोड़ दिया। खाली वही जो वोटर है वो गलत है क्या? नहीं, आप एक चीज समझिए, ये जो बार बार मैं कह रहा हूं कि नेशनल मीडिया का जो विमर्श है, नेशनल मीडिया जो विमर्श खड़ी करती है कि भैया इस कोटरी में फलाने जाति की इतनी संख्या है, फलाने जाति की इतनी संख्या है, और ये बता दिया जाता है कि फलाने ने वोट दिया, फलाने ने वोट नहीं दिया, और उसके आधार पर हमारे नेता जो है समीकरण बिठाने लग जाते हैं। उनको खुद विश्वास नहीं है कि हमको किसने वोट दिया होगा, किसने वोट दिया नहीं होगा। और खास करके अगर आप सोशल जस्टिस की पार्टी की दावेदारी करते हैं तो ये मीडिया आपको कैसे बताएगी? भाई आप खुद अपने आप जांच करके देखिए ना कि SC ST OBC के, और आप अगर जोड़ कर नहीं रख पा रहे तो ये आपका फेल्योर है। और इन पार्टियों ने यही किया, इनका फेल्योर है, इसलिए रिजल्ट है आज के दिन। शुक्रिया।